सर, इन्होंने ही आपकी गाड़ी ठोकी है। अगर ये लोग पैसे न दे तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, पार्किंग वाले लड़के ने कहा और प्रिंस की ओर देखने लगा। बाकी लोगों की नजर भी प्रिंस पर टिकी हुई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह लड़का प्रिंस को सर क्यों बुला रहा था। कहीं वह बड़ी सी गाड़ी प्रिंस की तो नहीं थी? मेरे भाई, तुझे आंखों का धोखा हो गया है। तू जिसे सर समझ रहा है वह सर नहीं है। यह आदमी तो अभी तेरे होटल के सामने खड़ा होकर भीख मांग रहा था। यह तो उस गाड़ी के टायर में हवा भी नहीं डलवा सकता, इलेश ने कहा। अरे ऐसे कैसे धोखा हो गया? मैंने खुद इनके हाथ से चाबी लेकर इनकी गाड़ी अंदर पार्क की है। और तुम हवा डलवाने की बात मत करो। तुम यह बताओ कि सर की जो गाड़ी तुमने ठोकी है उसकी भरपाई कैसे करोगे? उस लड़के ने बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहा। अरे इन्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ है जो मैं इनसे पैसे लूं। भाई, तुम मुझे गाड़ी की चाबी दो, मैं गाड़ी बाहर निकाल लाता हूँ। प्रिंस ने उस लड़के के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। अब क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए प्रिंस को लगा कि किसी से भी कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं था। प्रिंस ने गाड़ी की चाबी ली और गाड़ी को बाहर निकालने के लिए अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे गाड़ी को बाहर निकाल लाया। जब बाकी के लोगों ने प्रिंस को उस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठे देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिसे वे चीयर लीडर टीम की दाई माँ समझ रहे थे वह इतनी महंगी लग्जरी कार का मालिक था। सबके दिलों की धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन भारती को लग रहा था कि उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर प्रिंस क्या चीज था। अभी तो वह यहाँ लोगों से 10 रुपए मांग रहा था। प्रिंस जैसा आदमी इतनी महंगी कार कैसे अफोर्ड कर सकता था? प्रिंस ने हॉर्न बजाया और जैसे ही उसने हॉर्न बजाया सबके होश ठिकाने आ गए और वे रास्ते से हट गए। प्रिंस ने अपनी गाड़ी बाहर निकालकर आन्या के पास ले जाकर खड़ी कर दी। उसने आन्या को देखा और फिर गाड़ी का शीशा उतारा। आन्या की भी हालत बाकी लोगों जैसी ही थी, बस उसे दूसरों की तरह किसी बात की जलन नहीं हो रही थी। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, प्रिंस ने आन्या से कहा। मैं अच्छा ठीक है। आन्या पहले तो थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन उसके बाद वह उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गई। इस वक्त सबसे ज्यादा खुश आन्या ही थी। प्रिंस का साथ देने का उसका निर्णय सही था और अब वह गाड़ी में बैठकर भारती का खुला मुंह देख रही थी। जैसे ही प्रिंस आन्या को बैठाने के बाद अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने ही वाला था, उसने देखा कि भारती उसकी गाड़ी की पीछे वाली खिड़की पर लटक गई थी। क्या हुआ? प्रिंस ने पीछे वाली खिड़की को खोलते हुए पूछा। प्रिंस, मैं भी वापस कॉलेज जा रही हूँ, तो तुम प्लीज मुझे भी वापस कॉलेज छोड़ दो ना, भारती ने कहा। अब तक उसे समझ में आ गया था कि प्रिंस ही इस कार का मालिक था और इसलिए वह उसकी कार पर लटक जाना चाहती थी। अच्छा, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इलेश की गाड़ी में जाना चाहिए। वैसे भी तुम सब लोग तो अभी जूस बार जाने वाले थे ना, प्रिंस ने कहा और कहते ही उसने धीरे धीरे गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अरे प्रिंस, मुझे अब कोई जूस व्यूस नहीं पीना है। चलो ना, तुम मुझे भी छोड़ दो, वैसे भी मुझे मेरी क्लास के लिए लेट हो रहा है, भारती ने उस गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते कहा, लेकिन गाड़ी उससे आगे निकल चुकी थी। वह बुरी तरह हाँफ रही थी, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। जब तक गाड़ी उसकी नजरों से गायब नहीं हो गई, तब तक वह प्रिंस के नाम की माला जपते हुए उसकी ओर भागती रही। जवाब में उसे प्रिंस की गाड़ी के साइलेंसर से निकलता हुआ धुआं ही मिला। जब बाकी लोगों ने भारती को इस तरह से गाड़ी के पीछे भागते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। इधर प्रिंस थोड़ी देर बाद आन्या के साथ उसी गाड़ी में अपने कॉलेज पहुंच गया था। आन्या प्रिंस के कॉलेज की ही दूसरी ब्रांच की छात्रा थी। जब तक यह तमाशा चल रहा था, तब तक शाम हो चुकी थी। आसमान में अंधेरा छा गया था और सड़क के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइट्स चमकने लगी थी। ऐसे में प्रिंस की उस गाड़ी का माहौल ही कुछ अलग हो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह कार तुम्हारी होगी, आन्या ने मुस्कुराते हुए प्रिंस की ओर देखा और कहा। आन्या को प्रिंस के साथ इस तरह से बैठकर बात करना अच्छा लग रहा था। क्यों? क्या तुम्हें यह गाड़ी पसंद नहीं आई? प्रिंस ने कहा। जैसे ही आन्या ने प्रिंस की यह बात सुनी,
उसे शर्म आ गई और उसने अपने लाल पड़ते हुए गालों को खिड़की की ओर घुमा दिया और मुस्कुराते हुए बाहर देखने लगी। नहीं, गाड़ी से ज्यादा तो मुझे तुम अच्छे लगे। उसने फिर से अपना चेहरा प्रिंस की ओर घुमाया और बोली, पहले जब लोग तुम्हें परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, बुली करते थे, तो तुम उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते थे। तुम उनकी किसी भी बात को अपने दिल से नहीं लगाते थे। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारी सादगी को देख सकती हूँ। बहुत कम लोगों की आंखों में इतनी सादगी होती है, आन्या ने कहा। पहले की बात कर रही हो? तो फिर अभी क्या है? अभी भी वह सादगी है, प्रिंस ने पूछा। उसने नहीं सोचा था कि आन्या उसके बारे में यह सब सोचा करती थी। प्रिंस को इस बात की भी कभी उम्मीद नहीं थी। अब क्योंकि तुम इस गाड़ी में बैठे हो, इस गाड़ी को चला रहे हो, इसके मालिक हो, तो यह बात तो काफी साफ है कि तुम इलेश से तो बहुत बड़े आदमी हो और बाकी लोगों से भी। और साथ ही तुमने अपने आप को इतने अच्छे से ढक कर रखा है कि मैं भी तुम्हारी असलियत को नहीं देख पाई। लेकिन अब जब लोगों ने तुम्हें इस गाड़ी के साथ देख लिया है, तो अब वे अपने आप को तुमसे तुलना करना ही छोड़ देंगे, आन्या ने कहा और अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुका लिया। उसके दोनों हाथ एक दूसरे से बंध गए थे। उसकी आंखों में उदासी थी। उसे ऐसे लग रहा था कि प्रिंस पहले जैसा था वैसे ही ठीक था। जैसे ही उसका सच लोगों के सामने आ गया, तो न सिर्फ लोगों का उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा, बल्कि वह खुद भी लोगों के लिए बदल जाएगा। प्रिंस ने जब आन्या की बात सुनी, तो उसे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ कि उसकी यह पहचान उसे बाकी लोगों से दूर कर सकती थी। प्रिंस अपनी इस पहचान की वजह से आन्या जैसी अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। आन्या, तुम गलत समझ रही हो। यह गाड़ी मेरी नहीं है। मैंने यह गाड़ी किसी से थोड़े दिनों के लिए ली है बस, प्रिंस ने कहा, ताकि वह फिर से उस पर्दे को लगा सके जो आन्या के सामने खुल गया था। किसी से ली है? सच में? अचानक से आन्या ने उसे चमकती हुई आंखों से देखा। हाँ, सच। यह गाड़ी मेरी नहीं है। यह किसी और की है। अगर यह मेरी होती तो अब तक तो मैं खुशी के मारे मर ही जाता ना, प्रिंस ने बहुत ही आसानी से दूसरा झूठ बोलते हुए कहा। वैसे भी वह जो कह रहा था, वह पूरा झूठ नहीं था। हाँ, वह इससे भी महंगी गाड़ी लेकर आने वाला था, लेकिन फिलहाल यह गाड़ी तो उसकी नहीं थी। तो फिर यह सब क्या था? तुमने यह सब जो किया, वो हमें बेवकूफ बनाने के लिए किया, आन्या ने हंसते हुए कहा। उसे अपने कानों पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, फिर भी उसे प्रिंस की बात सुनकर अच्छा लग रहा था। इस बारे में बात करते करते कब आन्या का होश चला गया, पता ही नहीं चला। उसने गाड़ी उसके सामने रोकी और आन्या के दिल को तसल्ली देने के बाद उसे विदा कर दिया। प्रिंस उसे छोड़ने के बाद सीधे गाड़ी ठीक करवाने के लिए रिपेयरिंग शॉप पर चला गया। उसने गाड़ी ठीक करवाई और तकरीबन 1 घंटे के काम के बाद वह फिर से कॉलेज की कैंटीन में खाना खाने के लिए आ गया। तब तक रात के लगभग 10 बज चुके थे। इस वक्त रचना के पास जाना ठीक नहीं रहेगा, काफी देर हो चुकी है, प्रिंस ने अपने आप से कहा। वह रचना को उस विला के बारे में बताने के लिए बेचैन हो रहा था। उसने गाड़ी एक सेफ जगह पर पार्क की और सोने के लिए अपने दोस्तों के कमरे में चला गया। भाई, आज कॉलेज क्यों नहीं आया था? अर्पित ने कहा। प्रिंस के आने से अर्पित की नींद खुल गई। विला खरीदने गया था, प्रिंस ने कहा और अपने कपड़े बदलने लगा। अर्पित ने 1 सेकंड के लिए उसे घूर कर देखा और फिर अपने सिरहाने लगे तकिए को उसके ऊपर फेंक कर बोला, अबे रात को ऐसे भूतिया मजाक करता है। प्रिंस को भी उसकी इस बात पर हंसी आ गई। अब वह अर्पित को कैसे समझाता कि वह मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि सच बोल रहा था। इधर अगले दिन जब प्रिंस गहरी नींद में सोया हुआ था, अर्पित ने उसे उसके पलंग से खींचकर बाहर निकालते हुए नींद से जगा दिया। चल उठ, क्लास का टाइम हो गया है, अर्पित ने कहा। प्रिंस ने अपना मुंह धोया और अर्पित के साथ चल पड़ा। दोनों चाय पीने के लिए बाहर एक टपरी पर आ गए, जहां उजाली पहले से ही अर्पित का इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने एक एक चाय पी, तब उजाली ने प्रिंस को इतने सुबह सुबह क्लास जाने से पहले वहां बुलाए जाने का कारण बताया। उजाली ने बताया कि कुहू और प्रदीप के बीच में थोड़े दिनों में ही एक अच्छा खासा रिलेशन बन गया था। उजाली को ऐसा लग रहा था कि प्रदीप कुहू में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वह चाह रही थी कि प्रिंस आकर या तो कुहू को अलग से समझाए या फिर कुहू और प्रदीप दोनों को समझाए। हैं? क्या बात कर रही हो?
मुझे लगता है इस काम के लिए तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए, प्रिंस ने कहा। उसे याद था कि पहले भी कुहू उससे किस तरह से बात करती आई थी, इसलिए वह उसके मामले में पड़ना ही नहीं चाह रहा था। देखो प्रिंस, कुहू का सिर्फ मुंह ज्यादा चलता है। वो वैसी लड़की नहीं है जैसी वो दिखती है या दिखने की कोशिश करती है। लास्ट सेमेस्टर में जब कुहू को एक छोटे से गांव के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वह उस गांव में ही रहकर वहां के बच्चों को 3 महीने के लिए पढ़ा कर आई थी, उजाली ने कहा। यह सुनकर प्रिंस को थोड़ा सा झटका लगा। उसने सोचा नहीं था कि कुहू ऐसा भी कुछ कर सकती थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि कुहू जैसी लड़की किसी छोटे से गांव में एक दिन के लिए भी रह सकती थी। और देखो, तुम आखिरी बार जब कुहू से मिले थे तो उसके लिए खाना भी लेकर आए थे, इसलिए इससे साफ पता चलता है कि तुम्हें कुहू की चिंता तो है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम कुहू को उस प्रदीप के साथ देखना पसंद करोगे, सही है, उजाली ने कहा और उम्मीद भरी नजरों से प्रिंस की ओर देखने लगी। उसे यह नहीं पता था कि प्रिंस आखिरी बार खाना कुहू के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए लाया था। हालांकि प्रिंस कुहू को कोई खास पसंद नहीं करता था और जितना हो सके उससे दूर ही रहने की कोशिश करता था, फिर भी वह नहीं चाहता था कि कुहू जैसी लड़की प्रदीप जैसे डींगेबाज के पीछे जाए। उसे मालूम था कि प्रदीप उसके नाम का फर्जी क्रेडिट खा रहा था। प्रदीप भी जानता था कि वह काम उसने नहीं किया था, फिर भी वह कुहू को फंसाने के लिए यही सब कह रहा था। उसकी नीयत में खोट था, जो कुहू के लिए अच्छा नहीं था। क्या प्रिंस कुहू को प्रदीप से दूर कर पाएगा? क्या होगा जब प्रिंस और कुहू आमने सामने आएंगे? जानने के लिए देखिए प्रिंस द मिलेनियर का 36वां भाग। अवांछित मेहमान प्रदीप।